नमस्कार, मैं राजकुमार दया शीट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वृत्त या सर्किल। जैसा कि आप देख रहे हैं, वृत्त या सर्किल, इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक होते हैं उनको हम आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे वृत्त के अवयव। और वृत्त के अवयव के अंतर्गत देखिए, आपका रेडियस रहता है, जीवा रहती है, परिधि रहती है, चाप रहता है, अर्थात इनके सूत्र वगैरह जो भी आते हैं, परिधि तथा जीवा के बीच अनुपात, क्योंकि ये अनुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जिनको मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। 2 नंबर पर पढ़ेंगे हम वृत्त की प्रॉपर्टी या वृत्त के गुण। तो देखिए, इसमें जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ताकि आपका शिक्षण शास्त्र अच्छा हो जाए। तीसरे नंबर पर रहेगा आपके त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होते हैं। चौथे नंबर पर रहेंगे आपके कोण। कुछ कोण हैं, कोण के बारे में बात करेंगे हम। 5 नंबर पर पढ़ेंगे हम सेकेंडरी वृत्त क्या होती है। नंबर 6, चक्रीय चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल वृत्त से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे इसमें 7 नंबर पे। 8 नंबर पर फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम है, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है। 9 नंबर पे रहेंगे आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से जुड़े तथ्य। और ये जो तथ्य होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जब व्रत एक दूसरे को स्पर्श करें, जब व्रत एक दूसरे को स्पर्श ना करें, तथा उनसे संबंधित सूत्र, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है हमारा व्रत अथवा सर्किल। ये व्रत अथवा सर्किल जो होता है, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इसको मेंसुरेशन के आधार पर, मेंसुरेशन या चित्रमिति, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और दूसरा नंबर है ज्योमेट्री के आधार पर। तो इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है और एक पढ़ा जाता है इसको मेंसुरेशन के आधार पर। तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के आधार पर। मेंसुरेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वृत्त के अवयव, कितने अवयव होते हैं इसके, यहाँ मैं इनको लिख देता हूँ। एक तो होती है आपकी रेडियस, फिर होती है आपकी कॉर्ड या जीवा, परिधि। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम व्यास, और एक पढ़ेंगे इसमें चाप। ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको ये क्या होती हैं, ये इसका बेसिक है बिल्कुल। वृत्त का कोई भी क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको वृत्त की इन चीजों के बारे में पता ना हो। तो फर्स्ट नंबर पर रहेगी आपकी त्रिज्या। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंतर्गत ये इसका केंद्र है। परिधि से जो इसकी दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये जो दूरी होती है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी, ये क्या होती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। यही आपकी त्रिज्या है, और इसी को हमने आर से प्रदर्शित किया है, और इसी को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक। केंद्र से परिधि तक की दूरी या परिधि से केंद्र तक की दूरी ही आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, फिर है इसकी जीवा। इसकी जो जीवा होती है, मान लीजिए एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, और इन दोनों बिंदुओं को आपने मिला दिया इस तरीके से। तो यही क्या होगी, आपकी जीवा कहलाती है। तो ये क्या है, जीवा एबी, या कॉर्ड एबी इसको बोलते हैं हम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। और इसकी खास बात क्या होती है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, जाने वाली जीवा। ठीक है। मान लीजिए एक जीवा है, और वो इस तरीके से वृत्त के केंद्र से जा रही है। तो ये जो जीवा होगी आपकी, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा ही सबसे बड़ी जीवा होती है, और इस जीवा को ही आप क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है। व्यास या डायमीटर। तो ये जो डायमीटर होता है आपका, ये डायमीटर दो गुना होता है त्रिज्या का, क्योंकि यहां से और यहां तक की दूरी आपकी आर होती है, और फिर यहां से यहां तक की दूरी आपकी आर होती है। तो आप देख सकते हैं डी इजिकल टू क्या हो गया, 2r। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, व्यास बराबर दो गुना दो गुना त्रिज्या। वर्दी आपको मैंने बताई दी।
कि केंद्र से समान दूरी पर एक जो वृत्ताकार ये लाइन खींची जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरकम फेरेंस। इसके इंग्लिश के वर्ड भी आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आते हैं। और इस सरकमफेरेंस को हम शॉर्ट में सी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो परिधि है, ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। पूरा कोण कितना बनाती है? 360 डिग्री का। और इस 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ, जो परिधि होती है, वो जो उसकी लंबाई होती है परिधि, वो कितनी होती है? 2 पाई इंटू आर। ठीक है। जो वृत्त की परिधि बताई मैंने आपको, वो कितनी होती है? 2 पाई आर। और जो वृत्त का डायमीटर बताया हुआ है ना, वो कितना होता है आपका? 2 आर। अब आप देखेंगे, सी अपॉन डी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2 आर। तो 2 आर से आपके 2 आर कट जाएंगे। तो सी अनुपात डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई अनुपात 1। पॉइंट नंबर 4 आपका ये कहता है एंगल अथवा कोण। यहाँ देखेंगे, एक तो होता है आपका केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण होता है एक, और एक होता है आपका अंतःवृत्त कोण। अंतःवृत्त कोण। इस केंद्रीय कोण को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है। ये आपका इंस्क्राइब्ड होता है और ये आपका सेंट्रल एंगल होता है। मान लीजिए कोई आपका वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो ये क्या है आपका? ये वृत्त का चाप है। देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको चाप बोलते हैं हम। ठीक है। मान लीजिए ये जो चाप है, ए और बी है। तो इस चाप को आप हमेशा ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से। और ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है, इसी कोण को हम बोलते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है। और इसी तरीके से आप अंतःवृत्त कोण देख लीजिए। ये आपका कोई चाप है ए बी, और ये जो चाप है आपका, ये जो चाप है आपका, ये चाप परिधि पर जो कोण बनाता है, इसको इसको बोलते हैं हम अंतःवृत्त कोण। ठीक। 6 नंबर देखिए, ये जो 6 नंबर है, इसको बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज से आप सब लोग परिचित हैं। इसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त पे हमने 4 बिंदु ले लिए। एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और एक यहाँ ले लिया। तो इस इन चारों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। इन चारों बिंदुओं को आप मिला दीजिए इस तरीके से। इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। इस चतुर्भुज को ही हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोने किसी वृत्त को अंतः स्पर्श करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं आप? चक्रीय चतुर्भुज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? मान लीजिए ये आपके पास एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल डी है। और यहाँ पे आपने क्या किया? एक जो है, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। जब आप इस भुजा को आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो कोण होगा आपका, ये वाला, देखिए बहिष्कोण क्या होता है? किसी बढ़ाई गई भुजा के बाहरी साइड में जो कोण बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। और ये जो बाहरी कोण होता है, ये इस कोण के बराबर होता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है, वो 180 अंश होता है। ठीक है। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और हम एक इसको मान लेता हूँ मैं, और यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मान लीजिए कोई आपका वृत्त है, और ये आपका इसका केंद्र है। एक जीवा ये खींच दी गई, एक ए बी है और एक सी डी है। तो ये जीवाएं जो होती है, मान लीजिए केंद्र से समान दूरी पर है। ये दूरी भी आपकी समान है, और ये दूरी भी आपकी समान है। केंद्र को मान लिया आपने ओ, और इस पॉइंट को मान लिया ई, और इस पॉइंट को मान लिया आपने एम। तो आप देखेंगे केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं। तो थ्योरम 1 आपकी ये है दोस्तों, कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं। अर्थात ये स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है, वो कुछ मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि ओ इज इक्वल टू हो ओ एम, तब आप बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यदि जीवाएं बराबर हों, दूसरा स्टेटमेंट मतलब वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट ये कहता है आपका, यदि जीवाएं बराबर हों, अर्थात ए बी इज इक्वल टू हो सी डी, तो ऑटोमेटिकली ही ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम के। अर्थात यदि जीवाएं बराबर हों, तो वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं।
ये दोनों के दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो थ्योरम टू आपके सामने है दोस्तों, और थ्योरम टू ये कहती है कि इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परती पर अंतरित कोण का दूना होता है। अब इसको फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक प्राचीन कहावत है, 100 बार सुनने से अच्छा है कि एक बार देख लिया जाए। तो आप देख देख भी लीजिए इसको। सुन तो आपने लिया ही, तो मैं दोनों ही चीजें कर देता हूँ। इससे आपकी सारी की सारी चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये कोई व्रत है, और इस व्रत में ये मान लीजिए मैंने एक चाप ले लिया। ये क्या है, आपका चाप ए बी है, और ये इसका केंद्र है ओ। तो ये अपने केंद्र पर एक कोण बनाता है इस तरीके से चाप। इस कोण को बोलते हैं हम अंतरित कोण। ठीक है, तो ये केंद्र पर अंतरित कोण हो गया, और इस कोण को मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, और इसी चाप द्वारा इस परिधि पर एक कोण और बना दिया गया, जो कि आपके सामने आ चुका है। और ये कोण कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस कोण को बोला मैंने पी। ठीक है, तो थ्योरम आपकी ये है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। तो बस सिंपल है, अब लिख देंगे आप। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है एंगल ए ओ बी, इज इक्वल टू उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण कितना है, 2 गुणा एंगल ए पी बी। तो दोस्तों थ्योरम नंबर 3 आपके सामने आ चुकी है। और थ्योरम नंबर 3 क्या है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ मेरे पास एक वृत्त है, और इस वृत्त के बीचों बीच से मैं एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। इसी को हमने व्यास कहा है, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम केंद्र बोलते हैं। मान लीजिए इस व्यास की लंबाई ए बी है, और ये व्यास जो है वो परिधि पर एक इस तरीके से कोण अंतरित करता है, और इस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। देखिए ये आपके पास चाप है, और ये चाप जो है इस केंद्र पर एक कोण बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये चाप क्या बना रहा है, एक कोण बना रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एंगल ए ओ बी बराबर उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। अभी आप जानते हैं जो आपका केंद्र पर अंतरित कोण है ये वाला, ये 180 अंश है, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, 180 अंश। तो 2 इंटू एंगल ए पी बी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180/2 बराबर ये आ गया आपका 90 अंश। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होता है आपका कितना होता है, वो 90 अंश होता है। ये थ्योरम बता दिए एकांतर वृत्त खंड में स्थित कोण समान होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक वृत्त है, और ये मैंने इसमें एक जीवा ले ली ए बी। ठीक है, ये क्या ले ली मैंने, इसमें एक जीवा ले ली, और ये जीवा इस तरीके से एक कोण बनाती है बिंदु ओ पर। तो ये आपका कोण बन गया बिंदु ओ पर, और यही जीवा आपके 3 कोण और बनाती है। एक तो आपका ये कोण यहाँ पर बना देती है, एक यहाँ बना देती है, और एक आपका यहाँ बना देती है। तो इसने आपके 3 कोण बना दिए। एक कोण तो मैंने ये ले लिया एंगल पी है। ये कोण कुछ इस तरीके से बना दिया इसने। इस कोण को आप क्यू मान लीजिए, और एक एंगल इस तरीके से आपने बना दिया, इस कोण को मान लीजिए आप आर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ चाप ए बी द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया एंगल ए ओ बी, और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए कोण का दूना होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एंगल ए पी बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होगा आपका 2 इंटू एंगल ए क्यू बी, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए आर बी। इनके रिलेशन को आप यूज करते हैं, तो ये क्या हो गए, एंगल ए पी बी एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी। तो आप देख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। तो थ्योरम आपकी क्या थी, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये सारे के सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही आपकी क्या है, थ्योरम है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मान लीजिए एक वृत्त मेरे पास ये है, और एक वृत्त मेरे पास ये है। इस वृत्त में मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, और इस वृत्त में मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी। तो आप देखेंगे ये बिंदु टी है, और ये भी बिंदु आप टी मान लीजिए। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का इसमें केंद्र है। एक त्रिभुज इस तरीके से बना दिया। ठीक है, एक त्रिभुज इस तरीके से बना दिया, और इसी में मैंने इस बिंदु से एक त्रिभुज इस तरीके से बना दिया। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इस कोण के बराबर होगा, और इसमें ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा। यही क्या है, आपकी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। जब भी आपकी थ्योरम में इस तरह का कोई कोण बनता है, तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये एंगल एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा, अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल आपका वाई होगा। यही आपकी क्या होती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। तो थ्योरम नंबर 6 ये है दोस्तों,
कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं या समान होती हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक वृत्त है और ये एक बाहरी बिंदु है P, ठीक है। तो इस बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रॉ की, इस बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रॉ की। तो ये जो स्पर्श बिंदु है, मान लीजिए ये आपका स्पर्श बिंदु A है और ये आपका स्पर्श बिंदु B है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो स्पर्श रेखा है आपकी AP इज इक्वल टू होता है BP। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और ये जो वृत्त की त्रिज्या होती हैं ये हमेशा कितना एंगल बनाती हैं स्पर्श रेखा के साथ? 90 अंश का कोण बनाती हैं। प्रश्न नंबर 8 ये है दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर खींची जाती हैं तो वो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये बिंदु P है और ये बिंदु आपका A है और ये बिंदु आपका B है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इसको स्पर्श करते हुए। ये मान लिया मैंने M और ये मान लिया मैंने N। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज की जो परिमाप होगी वो कितनी होगी? तो इस त्रिभुज की जो परिमाप होगी वो होगी AP प्लस BP बराबर होगा त्रिभुज PMN की परिमाप। त्रिभुज PMN की परिमाप। ये कंडीशन कब होती है? यदि AP बराबर हो PB के, ठीक है। यही आपकी क्या है? थ्योरम है। थ्योरम नंबर 9। और थ्योरम नंबर 9 आपकी ये कहती है, देखिए कि मान लीजिए ये आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये चक्रीय चतुर्भुज है और इस तरीके से आपने एक भुजा बढ़ाई हुई है, ये भुजा आपने बढ़ा दी, ठीक है। इस भुजा को मान लीजिए E, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D। तब आप देखेंगे कि ये जो कोण होगा आपका बाहरी कोण, ये बाहरी कोण इसके सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण या बहिष्कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोण के। बाहरी कोण जो होगा वो अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम जो होती है वो कौन कौन सी होती है? इसमें फर्स्ट थ्योरम मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये आपका एक वृत्त है और इस बिंदु E से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की। मान लीजिए ये AB है और ये आपकी CD है और ये बिंदु E है। तो ये जो सूत्र होगा वो किस इस तरीके से होगा, AE इंटू BE इज इक्वल टू होगा CE इंटू DE। मान लीजिए मेरे पास ये एक वृत्त है और ये कोई बाहर बिंदु E है। ये रेखाएं कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं, ये छेदक रेखाएं हैं इसकी, अर्थात ये बिंदु E है। इसको मैंने CD मान लिया, इसको मैंने AB मान लिया। तब आप देखेंगे इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, AE इंटू BE। देखिए AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ लिख देता हूं मैं AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू डी। यही क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक वृत्त है और एक बिंदु है बाहर E। एक छेदक रेखा मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जो बिंदु E पर जाती है और एक स्पर्श रेखा मैंने इस तरीके से ड्रॉ की जो बिंदु E से मिलती है। तब आप देखेंगे अगर ये बिंदु आपका A हो, ये बिंदु B हो और ये बिंदु C हो, ये क्या हो जाएगा आपका? AE स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है CE इंटू बी इंटू बी। यही क्या है? फॉर्मूला है। फोर्थ नंबर थ्योरम आपकी ये है, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक वृत्त हो और ये एक बिंदु हो बाहर और इस तरीके से दो छेदक रेखाएं आपकी इस बिंदु से जाकर मिल रही हूं। तब ये बिंदु मान लीजिए मैंने P है, ये A है, ये वाला ये B है, ये C है और ये आपका D है। तब आप देखेंगे इसका जो सूत्र होगा वो होगा AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP, ठीक है। बस मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। यही क्या है? आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओवेनिस्ट स्पर्श
रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आपके पास दो वृत्त हों, मान लीजिए मेरे पास दो वृत्त हैं, तब ये जो वृत्त होंगे आपके सर्किल इन कॉन्टैक्ट, या मैं इसको लिखता हूं स्पर्श करते हैं, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हो, और यहाँ लिख देता हूं मैं नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तब क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये एक दूसरे को स्पर्श करते हो और जब ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो। तो पहली कंडीशन है आपकी जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हो, इसी पर बात करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हो, तब आपकी जो कंडीशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। या तो आपके वृत्त कुछ इस तरीके से स्पर्श करते होंगे, कुछ इस तरीके से, ये दो व्रत हो गए, या तो व्रत इस तरीके से स्पर्श करेंगे, या फिर जो व्रत हैं आपके कुछ इस तरीके से स्पर्श करेंगे, ये वाले, ठीक है। या फिर जो आपके व्रत होंगे वो कुछ इस तरीके से स्पर्श करेंगे। तीन कंडीशन होती हैं इनको स्पर्श करने की। इसको बोलते हैं हम अंतः स्पर्श। क्या बोलते हैं? अंतः स्पर्श। और इसको बोलते हैं हम बाह्य स्पर्श। बाह्य स्पर्श। और इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। बस इसको समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन बनेगा किस तरीके से ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तब आप देखेंगे यहाँ पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस बिंदु से। जब ये इस तरीके से होते हैं तब एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जाएगी, एक इस तरीके से खींची जाएगी, और देखिए एक इस तरीके से खींची जा सकती है। तीन स्पर्श रेखा हो गई। इसमें केवल और केवल आपकी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और इसमें केवल और केवल आपकी तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इसमें केवल और केवल आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तब एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं तब तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब केवल और केवल दो ओवेनिष्ट स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओवेनिष्ट स्पर्श रेखाएं। सर्किल नॉट इन कॉन्टैक्ट। जब व्रत एक दूसरे के संपर्क में ना हो, तब आप देखिए इसमें किस तरीके से कंडीशन बनती है। ये एक व्रत है और एक ये व्रत है, तो आप देखेंगे एक स्पर्श रेखा तो इस तरीके से खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी, और एक स्पर्श रेखा आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी। तो टोटल स्पर्श रेखा हो गई आपकी चार। ठीक है, इनको बोलते हैं हम चार ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा। इसमें आपकी दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, और इन दो कंडीशन को मैं बता देता हूँ। ये जो व्रत है ये कुछ इस तरीके से बने हुए हैं आपके। तो ये वाली जो लाइन होंगी इनको क्या बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन होंगी इनको क्या बोलते हैं। तो ये जो लाइन है इनको बोलते हैं सीधी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसको आप क्या बोलते हैं? तिर्यक उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखा, और इसको बोलते हैं हम TCT। ठीक है, क्या है ये? TCT है। अब इससे संबंधित हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उन फॉर्मूलों को भी समझ लीजिए। 15 नंबर पॉइंट डाल देता हूं मैं यहाँ पर। प्रमुख सूत्र, पहला सूत्र यहाँ ले लेता हूं मैं। एक वृत्त आपके पास ये है और एक वृत्त आपके पास ये है। तब मैंने कुछ इस तरीके से लाइन खींची थी। ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा को मैंने क्या कहा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, यही निकलनी है इसमें। ये वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त का केंद्र O डैश है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी कैपिटल R है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी स्मॉल r है, और इसके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपकी D है। ठीक है, क्या है? D है। तो बस DCT इज इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट D² माइनस R का होल स्क्वायर। यही क्या है? आपका फॉर्मूला है। एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त इसके संपर्क में बना हुआ है। तब इस तरीके से ये जो रेखा खींची जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? DCT। तो आप देखेंगे ये वृत्त का केंद्र O है और ये वृत्त का केंद्र O डैश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बड़े वाले की ये R है, और इसके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है? वो D है। तब आपका जो फॉर्मूला होगा वो DCT इज इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट R इंटू R। यही क्या है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। तब आपकी जो स्पर्श रेखा होगी वो कुछ इस तरीके से खींची जाएगी। इसको बोलेंगे आप TCT। क्या है? TCT। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कैपिटल R है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये स्मॉल r है, ये भी आपकी त्रिज्या है। इसका केंद्र O डैश है, और इसके केंद्रों के बीच की दूरी है वो मान लीजिए आपकी क्या है? D। ठीक है, तब आप देखेंगे TCT इज इक्वल टू होगा अंडर रूट D² माइनस R का होल स्क्वायर। यही क्या है आपका फॉर्मूला। एक वृत्त ये है, एक वृत्त कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ से हमने एक ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर दी। तो आप देखेंगे एक वृत्त और मैं यहाँ पर बना सकता हूँ छोटा सा। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो तीन ओवेनिस्ट वृत्तों को स्पर्श करते हुए जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये तो मान लीजिए आप A, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी ये मान लीजिए आप B। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये मान लीजिए आप C। तो ये केंद्र O है, ये O डैश है और ये O डबल डैश है। ठीक है, 1/√C इज इक्वल टू होगा 1/√A प्लस 1/√B। यही क्या है आपका फॉर्मूला। बस ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला नंबर 5, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ये भी एडवांस फॉर्मूला है। मान लीजिए एक वृत्त आपका ये है, एक वृत्त कुछ इस तरीके से है और एक वृत्त कुछ इस तरीके से है। तो ये आपके कितने हो गए? 3 वृत्त हो गए। ये वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी ये R1 है, ये जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है ये R2 है, और ये आपकी R3 है। तब आपका R2 इक्वल टू होगा अंडर रूट R1 इंटू R3। ठीक है, यही क्या है? आपका सूत्र है। इस सूत्र को भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये थोड़े एडवांस फॉर्मूले हैं, वैसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो थ्योरम थी वो सारी की सारी थ्योरम मैंने यहाँ पर करा दी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम आपके क्वेश्चंस स्टार्ट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।